तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या हाल चाल है? जय बिहार। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है? एकदम बढ़िया है, शानदार है, जबरदस्त है और जिंदाबाद है। तो सभी लोग जल्दी से आ जाइए साथियों। और आज के इस क्लास में हम लोग बढ़िया तरीके से बहुत शानदार प्रश्न करेंगे इस दिवाली की खुशियों के साथ। तो सभी प्यारे बच्चे को एक बार फिर से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आपका जीवन एकदम प्रकाशमय हो और आपका जीवन खुशियों से भरा हो, आपकी जिंदगी में हमेशा रोशनी रहे और इस बेरोजगारी जैसा अंधकार कभी ना आए और हमेशा जो है आप रोजगार की तरफ अग्रसर रहें। और सभी प्यारे साथियों को और सबको, घर परिवार लोगों को, सबको हमारी तरफ से जो है एमडी क्लासेस परिवार की तरफ से, बिहार सिलाप परिवार की तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, तो साथियों आते हैं हम लोग बढ़िया तरीके से एक एक करके शुरू करते हैं साथियों। और मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि पता है, कह रहे यदि लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी। यदि लेंस की क्षमता अगर पूछ लिया है कि 2 डायोप्टर है, बढ़िया सवाल है, आंसर सभी लोग करते चलिएगा। कह रहा है यदि लेंस की क्षमता है ना, तो लेंस की क्षमता जो होती है उसका सूत्र होता है, लेंस की क्षमता बराबर होता है 1/फोकस दूरी। 1/ क्या होता है सर? फोकस दूरी होता है, यही तो होता है। लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर दिया है, तो सर फोकस दूरी हमें ज्ञात करना है। तो कैसे हो जाएगा? 1/f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/-2d हो जाएगा। ओके, तो अब काट दीजिएगा, आराम से कट जाएगा। कितना हो जाएगा? 0.5 मीटर हो जाएगा, लेकिन माइनस में रहेगा। तो आंसर क्या आना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों? 0.5 है ना, मीटर हो जाएगा। बढ़िया सवाल था, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं। और अगर माइनस में दिया है तो याद रखना सर, अवतल लेंस होगा। क्या होगा सर? अवतल लेंस होगा। क्या होगा सर? अवतल लेंस हो जाएगा। क्या होगा सर? अवतल लेंस हो जाएगा। बढ़िया है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, ठीक है। चलो, तो आपको क्या लगता है? बढ़िया है, शानदार है सभी लोग। चलिए, अब हम लोग और चर्चा करते हैं आगे, है ना। जब आगे आते हैं तो जरा ध्यान से देखिएगा। कह रहा वाणिज्यिक बर्फ संयंत्र में, मतलब कि जो मोस्ट सुटेबल रेफ्रिजरेंट फॉर द कॉमर्शियल आइस प्लांट, जैसे कि डीप फ्रीजर वगैरह होता है, उसमें किस प्रकार के केमिकल का प्रयोग जो होता है वो रेफ्रिजरेंट में इस्तेमाल होता है, तो वो वहां पर होता है अमोनिया। लेकिन जो घरेलू होता है, जो घर में होता है ना, जो नॉर्मल फ्रिज होता है या घरेलू फ्रिज होता है, जिसको हम लोग छोटा वाला फ्रिज कहते हैं, तो घरेलू फ्रिज में जो इस्तेमाल होता है वो क्या इस्तेमाल होता है? तो CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इस्तेमाल, जिसका दूसरा नाम फ्रियोन भी है। क्या है? फ्रियोन भी है। तो जो घरेलू फ्रिज होता है उसमें फ्रियोन का इस्तेमाल होता है, लेकिन जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं उस प्लांट में जो इस्तेमाल किया जाता है साथियों, उसके लिए आप लोग थोड़ा सा नोट करके रख लीजिएगा एकदम बढ़िया तरीके से, ठीक है। उसमें ये इस्तेमाल नहीं होता है, बल्कि वहां क्या इस्तेमाल होता है साथियों? तो वहां इस्तेमाल होता है आपका अमोनिया। ब्राइन क्या होता है भैया? नमक के घोल को ब्राइन कहते हैं। क्या बोलेंगे सर? अरे नमक के घोल को हम क्या बोलेंगे सर? ब्राइन कहते हैं। नमक के घोल को हम क्या कहेंगे? ब्राइन कहते हैं, याद रखना। चलिए भैया, जब किसी उदासीन धातु के गोले को, ये उदासीन धातु है ना, ये कोई उदासीन धातु का गोला है, जब कोई उदासीन धातु के गोले को धनात्मक रूप से आवेशित कांच के छड़ के संपर्क में, तो मान लो ये कांच है ना, कांच का छड़ है और ये पॉजिटिव चार्ज वाला है ना, के छड़ से संपर्क से आवेशित किया जाता है, तो आपको पता है गोला क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन गवाएगा, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा, या प्रोटॉन गवाएगा या प्रोटॉन प्राप्त करेगा। अब बताइए दोस्तों, क्या होगा? क्या प्राप्त करेगा गोला? तो याद रखना मेरे साथियों, वो क्या करेगा? तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा?
1 सेकंड, आवेशित किया जाएगा तो वो क्या करेगा दोस्तों, एकदम बढ़िया सवाल है, जबरदस्त, बताइएगा दोस्तों। तो गोला जो होगा वो क्या करेगा दोस्तों, प्रोटॉन को गेन करेगा। क्या करेगा सर, प्रोटॉन को क्या करेगा, गेन करेगा। प्रोटॉन को क्या करेगा सर, गेन करेगा। ठीक है, चलिए अगला है, बर्फ पानी में तैरता है क्योंकि इसका घनत्व क्या होगा। बर्फ पानी में तैरता है क्योंकि इसके घनत्व क्या होंगे। चलो भैया, अब यहां इंपॉर्टेंट चीज है, ये मान लो पानी है, इसमें क्या है साथियों, पानी है, इतना इतना पानी मान लो भरा हुआ है, मान लो इसका इतना इतना पानी भरा हुआ है, भरा हुआ है, बहुत साधारण, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए अब इतने में क्या है, बर्फ डूबा हुआ है। तो बर्फ, पहली बात तो जान लीजिएगा, 1/10 हिस्सा ऊपर रहता है, ओके, और 9/10 हिस्सा जो होता है वो डूबा रहता है, डूबा रहता है। बर्फ जो होता है वो पानी में इसलिए तैरता है क्योंकि पानी का जो घनत्व होता है, डेंसिटी होती है, वो अधिक होती है, और बर्फ का जो घनत्व होता है वो कम हो, मतलब बर्फ हल्का है, पानी क्या है भैया, भारी है। ओके, तो याद रखना, हमने कहा इसका घनत्व जो होता है, बर्फ पानी में तैरता है क्योंकि इसका घनत्व पानी से कम होता है। इतनी बातें क्लियर है सभी साथियों को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बढ़िया है, समझदारी से बढ़िया से आंसर करिएगा, किसी प्यारे साथियों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार सेशन को शेयर करिएगा और लाइक वाला बटन दबाइएगा, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको मजा आया होगा। अगली बात समझिएगा, इनमें से कौन सा गैस ब्रेड या केक को फुलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो उसको नरम और स्पॉन्जी बनाता है ना। तो चाहे ब्रेड हो, चाहे केक हो, चाहे इडली हो, चाहे डोसा हो, है ना, चाहे ब्रेड हो, चाहे क्या हो आपका केक हो, चाहे आपका इडली हो, चाहे डोसा हो, है ना, इन सब को स्टफी या स्पंजी जो बनाया जाता है दोस्तों, वो किसकी वजह से बनता है, तो याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड की। सर कार्बन डाइऑक्साइड आया कहां से, देखिएगा, जो आटा होता है सर, वो आटा अनाज है। आटा क्या है सर, अनाज है। क्या है दोस्तों, अनाज है। और अनाज जो होता है मेरे प्यारे साथियों, उसके बारे में जरा समझिएगा। अनाज की अगर हम बात करते, किसकी बात करेंगे सर, अनाज की बात। तो जो अनाज होता है मेरे प्यारे बच्चों, उसके बारे में थोड़ी सी बातें जरा जरूर समझिएगा। पूछो क्या, अनाज में होता है शर्करा। क्या होता है, शर्करा। शर्करा बोले तो शुगर, और शुगर के द्वारा, शुगर जो होता है वो जो कवक होता है, ईस्ट या खमीर होता है, उसके द्वारा किण्वन किया जाता है। क्या करते हैं सर, किण्वन करते हैं या फर्मेंटेशन करते हैं। और फर्मेंटेशन के बाद आपको पता होगा दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है सर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलेगी, कार्बन। अच्छा, जब रोटी फुलाया जाता है पकाते वक्त, तो पकाते वक्त रोटी जब फूलती तो उसके अंदर भी क्या होता है भैया, जो गैस भरी होती है वो भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना। अगला है, कैंडेला निम्नलिखित में से किसका मात्रक है ना। चलिए, तो कैंडेला जो होता है वो किसका मात्रक है, तो हम कहेंगे सर ज्योति तीव्रता का मात्रक है। किसका सर, ज्योति तीव्रता का मात्रक है। तो कैंडेला किसका मात्रक है सर, ज्योति तीव्रता का मात्रक है। लुमिनियस इंटेंसिटी या ज्योति तीव्रता का मात्रक है मेरे प्यारे साथियों। तो कैंडेला किसका मात्रक है, ज्योति तीव्रता या लुमिनियस इंटेंसिटी का मात्रक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए साथियों, एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ते जाइएगा, ठीक है। चलिए, तो अब और थोड़ी सी बातें समझ लेते हैं यहां पर, है ना। अगर हम कैंडेला की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे सर, कैंडेला की बात करते हैं। आओ बच्चा, अगर हम कैंडेला की बात करेंगे तो ये कैंडेला जो होता है ये मूल मात्रक है। क्या भैया, मूल मात्रक है। और जरा कमेंट करके बताओ मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है। तो मूल मात्रकों की संख्या जो होती है वो 7 होती है। कितनी होती है, 7 होती है। हमने आपको एक कमेंट करके ट्रिक बताया था कि मौके 1 किलोमीटर से, क्या बताया था, मौके 1 किलोमीटर से,
याद रखना मौके, मो मतलब होता है सर मोल, क्या होगा सर मोल हो जाएगा। के मतलब होता है सर केल्विन हो जाएगा, क्या होगा सर केल्विन हो जाएगा। और ए का मतलब होता है सर एम्पियर हो जाएगा, क्या होगा सर एम्पियर हो जाएगा। और का मतलब कैंडिला हो जाता है, क्या होगा सर अरे कैंडिला हो जाएगा। और की का मतलब होता है दोस्तों हमने कहा सर किलोमीटर हो जाता है। की मतलब होता है किलोग्राम हो जाएगा, क्या होगा सर अरे किलोग्राम हो जाएगा। और मी मतलब होता है मीटर हो जाता है। ठीक है, अब बढ़िया तरीके से देख सकते हो, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, मौके 1 किलोमीटर से मतलब होता है सेकंड। तो ये हमारा क्या है साथियों, ये फंडामेंटल जो है वो कह सकते हो कि हमारी ये इकाई है जो मूल मात्रक है। तो मूल मात्रकों की संख्या 7 होती है, याद रखना। ठीक है, चलिए अगला, आवृत बीजी पौधे के प्रजनन जो होते हैं वो किससे होते हैं। आवृत बीजी पौधे को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं सर एंजियोस्पर्म, क्या बोलते हैं एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म पौधे उनको बोलते हैं जिनके बीज ढके होते हैं। बीज क्या होते हैं भैया, ढके रहते हैं। बीज क्या रहते हैं, अरे ढके रहते हैं, ये चीज याद रखना। सीड्स आर कवर्ड, क्या होगा भैया सर सीड्स आर कवर, क्या बोलेंगे सर सीड्स आर कवर्ड रहेगा, ये चीज आपको याद रखना। बीज क्या होते भैया, ढके रहते हैं। बीज क्या होगा भैया, ढके रहेंगे। और इनका प्रजनन अंग जो होता है वो पुष्प होता है, ये बात याद सबको पता है। पुष्पों में क्या होता है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। और यही मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या करता है, ये चीज आपको पता होना चाहिए कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ऐसा पार्ट होता है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेता है। ठीक है, अगला है तेल का रिसाव जो हो तो वो कौन से इकोसिस्टम को इफेक्ट करता है। तो ऑयल लीकेज हो ये ज्यादातर जो है वो किसको, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करता है। वजह क्या है, क्योंकि ज्यादातर ऑयल रिफाइनरीज ये सारी चीजें समुद्र को ही क्या करती है, इफेक्ट करती है, मतलब उसी के पास होता है। और प्रभावित क्यों करती है वो मैं बता देता हूं दोस्तों। वो प्रभावित इसलिए करती है क्योंकि जो ऑयल होता है वो हल्का होता है पानी के कंपैरिजन में। तो ऑयल जो होगा वो पानी के ऊपर क्या होगा, एक तरह से फैल जाएगा, जिससे नीचे रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं वो सांस नहीं ले पाएंगे। और जब सांस नहीं ले पाएंगे तो फिर वो मर जाएंगे, उनके लिए नुकसानदायक है। ठीक है भैया, चलिए तो ये बड़ी बात है साथियों। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा दो बीज पत्री पौधे का उदाहरण माना जाता है। तो याद रखना, दो बीज पत्री पौधे की अगर बात करते हैं जिसमें बीज पत्रों की संख्या क्या होगी, एक होती है, उन्हें एक बीज पत्री, जिनमें दो होती है उसे दो बीज पत्री कहा जाता है। तो एज पर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सर, बरगद हो जाएगा, क्या होगा बरगद हो जाएगा। अत्यंत कम घनत्व वाली गैस को अति निम्न तापमान पर ठंडा करने से बनने वाली पदार्थ की अवस्था क्या होती है। चलो भैया, व्हाट इज द स्टेट ऑफ मैटर फाउंड बाय कूलिंग अ गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी टू सुपर लो टेम्परेचर्स। तो याद रखना, पदार्थ की 5 अवस्थाएं हैं। कितनी अवस्थाएं हैं पदार्थ की, सर पदार्थ की 5 अवस्थाएं हैं। कितनी अवस्थाएं हैं सर, 5 अवस्थाएं हैं। इन पांचों अवस्थाएं हम आपको यहां बताते हैं। एक तो होता है आपका ठोस, दूसरा आपका क्या होता है सर द्रव, तीसरा आपका क्या होता है गैस, चौथा आपका क्या होता है सर प्लाज्मा होता है, और पांचवा क्या होता है सर बीईसी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट होता है। तो यहां कह रहा है कि अत्यंत कम घनत्व वाली गैस को संघनित किया जाएगा तो वो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट मतलब 5वीं अवस्थाएं बनेंगी। जो आपकी चौथी अवस्थाएं हैं सर ये उच्च तापमान पर बनती है। कब बनेगी भैया सर, ये उच्च तापमान हाई टेम्परेचर पर बनेगी। ये चीज आपको याद रखना है, समझ में आ रहा है। चलिए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्या कहता है, डॉट डॉट में ध्वनि तरंगों की गति शून्य होती है। जरा बताइएगा कि ध्वनि तरंगे जो होती है उसकी गति शून्य होती है। चलिए ठोस में
तरल में, गैस में या फिर निर्वात में। तो यहां पर कॉन्सेप्ट जरा समझना पहले। ठोस की बात, सॉरी, ध्वनि की बात करते हैं, साउंड की बात करते हैं साथियों। तो जो साउंड होता है उसके बारे में बढ़िया से सुनिएगा। जो साउंड है वो एक यांत्रिक तरंगे है, मैकेनिकल वेव है। और यांत्रिक तरंगे उनको कहते हैं जिनके संचरण के लिए या कह सकते हो ट्रांसमिशन के लिए या प्रोपगेशन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। और जहां जहां माध्यम पाया जाएगा ध्वनि वहीं चलेगी। तो भैया निर्वात में कोई माध्यम नहीं है, इसलिए निर्वात में ध्वनि का जो चाल होगा वो कुछ नहीं होगा, शून्य होगा। ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा किस में होती है? अरे ठोस में होती है। उससे कम किस में होगी? द्रव में होगी। और सबसे कम किस में होगी सर? अरे गैस में होगी। ये याद रखना है, ठीक है। और ध्वनि की जो चाल होती है वो माध्यम की प्रत्यास्थापन निर्भर करती है। तो स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड अपॉन द, है ना, मीडियम, इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम। ओके, चलिए अब आते हैं किसके सीट के लिए एक्स किरणों का अवशोषण अधिकतम होता है? तांबा, कॉपर, चांदी या शीशा? तो आप क्या बताओगे सर? चांदी हो जाएगा। क्या होगा सर? चांदी होगा। ओके, मानव गुर्दे में बनने वाली जो पथरी होती है वो एक्चुअली में है क्या रासायनिक रूप से? तो जरा ध्यान से देखिएगा। एक होते हैं गुर्दे की पथरी। क्या होता है भैया? एक होता है गुर्दे की पथरी। क्या होगा दोस्तों? गुर्दे की पथरी होती है। दूसरा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो याद रखना, पित्त की पथरी। दोनों चीजें होती है, एक गुर्दे की पथरी और दूसरा होता है पित्त की पथरी। ओके, चलिए, तो गुर्दे की जो पथरी होती है वो कैल्शियम ऑक्जिलेट होता है। क्या होगा सर? कैल्शियम ऑक्जिलेट होगा। क्या होगा सर? कैल्शियम ऑक्जिलेट हो जाएगा। लेकिन जो पित्त की पथरी होती है वो बाइल सॉल्ट का क्रिस्टल होता है। याद रखना, क्या होगा सर? बाइल सॉल्ट का क्रिस्टल होगा। इतनी बातें याद रखना। क्या होगा सर? बॉइल सॉल्ट का क्रिस्टल होगा। तो यह आपका कैल्शियम ऑक्जिलेट होगा और दूसरा क्या होगा? बाइल सॉल्ट का क्रिस्टल होगा। इतनी बातें याद रखना है। तो दोनों पथरी एक है जैसा ना समझ लीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। चलिए, इतनी बातें क्लियर है। अब आते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया निम्नलिखित में से किस रंग में सबसे ज्यादा तेजी से होगी या प्रभावशाली होगी? तो जब प्रकाश संश्लेषण की बात करेंगे तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो सबसे प्रभावशाली जो होगा वो किस रंग में होगा? जरा ध्यान से देखिएगा। तो हम कहेंगे लाल में होगा। और सबसे कम किस में होगा? तो जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे कम की जब बात करेंगे दोस्तों तो याद रखना, या तो हरा होगा या तो क्या होगा भैया? सफेद होगा। या तो हरा या सफेद। तो फिलहाल तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो हम कहेंगे लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? लाल हो जाएगा। क्या होगा सर? लाल हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर है? क्या होगा मास्टर साहब? लाल हो जाएगा। तो यह चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ओके, अगला सवाल क्या कहता है? धातु की प्रकृति जो होती है वो कैसी होती है? धातु की प्रकृति कैसी होती है? देखिए, धातु की परिभाषा यही होती है, मतलब मेटल की डिफिनीशन यही होती है कि इलेक्ट्रॉन त्याग कर, क्या करके भैया? इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता हो। क्या रखता हो? धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता हो। उसे हम क्या बोलते हैं? धातु कहते हैं। तो धातु हमेशा क्या करता है? इलेक्ट्रॉन त्यागता है। लेकिन अधातु क्या करता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो देने वाला धनायन होता है और लेने वाला ऋणायन होता है। तो धातु क्या है? धनायन है और अधातु क्या है? ऋणायन है। ठीक है, तो ये बढ़िया तरीके से याद रखना। अगला है हेनरी किसका मात्रक है? जल्दी से बताइएगा, हेनरी किसका मात्रक है? चलो भैया, तो हेनरी जो होता है वो प्रेरक का मात्रक है या स्वप्रेरक या सेल्फ इंडक्शन का मात्रक है। तो ये जरा ध्यान, इंडक्टेंस का मात्रक है। विद्युत धारिता का मात्रक होता है सर फैराडे। क्या होगा सर? अरे फैराडे हो जाएगा। ओके, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होगा सर? टेस्ला होता है। क्या होता है? टेस्ला हो जाएगा। और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है सर? ओम होता है। क्या होगा साथियों? ओम हो जाएगा। इतनी बातें याद रखना है, ठीक है। चलिए,
अगला सवाल है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली क्या होती है, जरा बताइएगा। तो जैसे मान लीजिए हमारा मस्तिष्क है, क्या है भैया, मान लीजिए ये हमारा मस्तिष्क है, क्या है दोस्तों, मस्तिष्क है। और मस्तिष्क के चारों तरफ की जो दीवार होती है उसको हम लोग बोलते हैं मीनिंजियल लेयर, ठीक है, मीनिंजियल लेयर होता है। क्या होता है सर, मेनिंजियल लेयर होता है। अब ये मेनिंजियल लेयर तीन जो है दीवार से बनी होती, इन तीनों दीवार को याद करने का तरीका होता है। एक होता है, सबसे बाहर वाले को क्या बोलते हैं, ड्यूरा मैटर कहते हैं, क्या बोलते हैं भैया, ड्यूरा मैटर कहा जाता है। बीच वाले को क्या बोलेंगे, आर्केनॉइड बोला जाएगा, क्या बोलते हैं भैया, आर्केनॉइड बोला जाता है। और अंदर वाले को क्या बोलते हैं सर, पाया मैटर कहते हैं। तो अब ये बात पूछा गया, सबसे बाहरी वाली झिल्ली को क्या बोलेंगे, ड्यूरा मैटर। तो ये आउटर है, क्या भैया सर, ये आउटर है। और ये क्या है भैया, इनर है, क्या है, इनर है। और ये बीच वाला है, ठीक है। तो ये भी आपसे पूछा जाता है, तो बता ले जाइएगा। अगला है, चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से चलने पर प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं बदलता है। तो दोनों नहीं बदलेगा, एक तो गति नहीं बदलेगा और दूसरा वेग नहीं बदलेगा, ठीक है। चलिए अगला है, किसी रेडियो सक्रिय वस्तु से उत्सर्जित अल्फा किरणें क्या होती है। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट या रेडियो सक्रिय तत्व उनको कहते हैं, वह अस्थायी तत्व जो अपने आप को अस्थायी करने के लिए अपने से क्रमशः अल्फा बीटा और गामा लगातार निकालता रहे जब तक वो स्टेबल ना हो जाए। तो याद रखना, जब अल्फा निकलता है तो उस तत्व के परमाणु क्रमांक में 2 की कमी और परमाणु भार में 4 की कमी आती है। और ये दोनों चीजें जो आपको दिखाई दे रहा है ये किसका है, तो हम कहेंगे सर ये हीलियम का है। किसका है सर, ये हीलियम का है। किसका है सर, ये हीलियम का है। किसका है, ये हीलियम का है। अगला है, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक। प्राकृतिक गैस का मतलब होता है, हम लोगों के वहां बोलेंगे सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में सबसे ज्यादा क्या होता है, मीथेन होती है। क्या होती है सर, मीथेन होती है। और इसी मीथेन को हम लोग क्या बोलते हैं सर, फायर डैम्प गैस कहते हैं। क्या बोलेंगे सर, फायर डैम्प गैस कहा जाता है। क्या बोलेंगे, फायर डैम्प गैस कह देते हैं। क्या बोलेंगे सर, फायर डैम्प गैस कह रहे हैं। इसी मीथेन को हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, तो हम कहेंगे सर इसी मीथेन को हम लोग बोलते हैं मार्स गैस बोलते हैं, क्योंकि ये दलदली स्थानों पर पाए जाते हैं। तो ओवरऑल ये बढ़िया तरीके से सारी चीजें याद रखना है, ठीक है। अगला सवाल है, कौन सा यंत्र पवन की चाल नापता है। मतलब हवा की गति को मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो यंत्र कौन सा है, तो हम बताएंगे मैनोमीटर। कमेंट करते चलिएगा सभी साथियों। चलिए सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चलिए पटाखा है ना, चलिए और पटाखा वटाखा छुड़ाइएगा आराम से, और थोड़ा दूर रख के अपने आप को और बचाइएगा खुद को, है ना। चलिए ऐसा एनीमोमीटर है ना, कभी कभी होता नहीं, गलती हो जाती है तो थोड़ा है ना किसी किसी को नुकसान पहुंचा सकता है, तो इसीलिए सेफ्टी और सेफ रखिएगा ना। बाकी चीजें आप तो पता ही है, इतने तो समझदार ही हैं, ठीक है। चलिए हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली कौन कह रहा है, हैप्पी होली कौन कह रहा है, हैप्पी होली चाचा, है ना। चलिए ओके, तो अब जरा ध्यान से देखो, बैरोमीटर से क्या मापा जाता है, वायुमंडलीय दाब मापते हैं। और मैनोमीटर से क्या मापा जाता है, गैसों के अणु का दाब मापा जाता है। गैसों के अणु का दाब मापा जाता है, गैसों के अणु का दाब मापते हैं। तो ये चीजें आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, बढ़िया तरीके से सारी चीजें सीख गए होंगे। अब आते हैं, आगे बढ़ेंगे। कह रहा है मृदा जल तनाव को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है ना। चलिए कह रहा है कि मृदा जल तनाव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, यही तो पूछ रहा है
बिल्कुल पूछ रहा है भैया यही। टेंशियोमीटर, पायरोमीटर, साइक्रोमीटर है ना, तो हम कहेंगे टेंशियोमीटर हो जाएगा। क्या होगा सर, टेंशियोमीटर से क्या मापा जाता है, तो ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। तो टेंशियोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं, बता दीजिएगा सर। टेंशियोमीटर से हम लोग मापते हैं, है ना, मृदा जल तनाव। लेकिन अगर वो मृदा के बारे में पूछ लेता कि मिट्टी के बारे में हम लोग विज्ञान की किस शाखा में अध्ययन करते हैं, तो एक होता है आपका पीडोलॉजी और दूसरा क्या होता है सर, इडाइफोलॉजी। इन दोनों में क्या करते हैं सर, मिट्टियों के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में सर, मिट्टियों के बारे में पढ़ते हैं। और जल का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं सर, उससे हम लोग हाइड्रोलॉजी कहते हैं। क्या बोलेंगे सर, हाइड्रोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। चलिए, किसी वस्तु पर आवेश है या नहीं है, इसका परीक्षण करने के लिए हम किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। मतलब किसी वस्तु पर चार्ज है या नहीं है, इसके लिए हम किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, ये आपको बताना है ना। तो इलेक्ट्रोमीटर, चार्ज मीटर, इलेक्ट्रोस्कोप या फिर कार्गोस्कोप। तो आप बता दीजिएगा इलेक्ट्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रोस्कोप जो होता है, क्या बोलेंगे सर, जो आपका इलेक्ट्रोस्कोप होता है, इस इलेक्ट्रोस्कोप से यह पता चलता है कि किसी वस्तु में चार्ज है या नहीं है। असत्य जोड़ा बताइएगा, कौन सा जोड़ा गलत है। चलो भैया, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है सर, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व टेक्नोलॉजी दिवस कब मनाया जाता है सर, 21 नवंबर को। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है सर, 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखना। और 16 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। क्या मनाते भैया, विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। क्या मनाते भैया, विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। ये चीज आपको याद रखना। क्या मनाया जाता है सर, विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, याद रखना। चलो भैया, अगला सवाल क्या कहता है, एक वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। वाहन है, उस वाहन के द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं सर, उसे हम ओडोमीटर कहते हैं। दूरी पूछा है, तय की गई दूरी को मापने। लेकिन अगर पूछता वाहन की गति मापा जाता है किससे, तब स्पीडोमीटर बता देते। क्या बता देते, स्पीडोमीटर बता देते। तो वाहन की अगर गति पूछ लेता तब स्पीडोमीटर बताते। एक्सीलरेटोमीटर से क्या मापते हैं, एक्सीलरेशन या त्वरण मापा जाता है। कैलोरीमीटर से क्या मापा जाता है सर, उष्मा या हीट मापते हैं। उष्मा मापा जाता है या क्या मापते हैं सर, हीट मापते हैं। इतनी बातें क्लियर है। चलिए, अगला है, स्फेग्मोमैनोमीटर से किस यंत्र का प्रयोग मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो स्फेग्मोमैनोमीटर, जिसको हम लोग आमता जो है सामान्यतया बोलते भैया ब्लड प्रेशर मापने वाली मशीनियां, बीपी मापने वाली क्या भैया मशीनियां। तो जो ब्लड प्रेशर मापने वाली मशीन है ना, वो याद रखना, उससे हम क्या बोलते हैं, स्फेग्मोमैनोमीटर बोलते हैं। हालांकि बहुत लोग इसका नाम ही नहीं ले पाएंगे, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है, ठीक है। क्या बोलेंगे सर, स्फेग्मोमैनोमीटर। क्या बोलोगे, स्फेग्मोमैनोमीटर बोला जाता है, ठीक है। चलिए, तो रक्तदाब मापने के लिए इस्तेमाल। हालांकि जो हृदय की धड़कन सुनी जाती है, जिसको हम लोग आला बोलते हैं, वो आला जो होता है वो स्टेथोस्कोप होता है। क्या होता है भैया, स्टेथोस्कोप होता है, ये याद रखना। अगला है, किस उपकरण से समुद्र की गहराई मापने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अगर रडार और सोनार में अंतर देखा जाए तो क्या है, जरा सुनिएगा। अगर हम रडार की बात करते हैं तो रडार जो होता है वो क्या होता है, आसमान के लिए है। किसके लिए है भैया, आसमान के लिए है। और जो सोनार होता है वो किसके लिए है, तो याद रखना वो पानी के लिए है। किसके लिए भैया, पानी के लिए। तो पानी में मतलब समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए हम सोनार का इस्तेमाल करते हैं। तो आसमान में उड़ रही वस्तु का पता लगाने के लिए हम किसका इस्तेमाल, रडार का इस्तेमाल करते हैं। किसका सर, रडार का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलो भैया,
जूट का पता लगाने वाले यंत्र का नाम बताओ भैया। जूट का पता लगाने वाले यंत्र का नाम क्या होता है? तो हम कहेंगे पॉलीग्राफ होता है। क्या होता है सर? पॉलीग्राफ होता है। तो पॉलीग्राफ जो होता है वो लाई डिटेक्टर होता है। जुट्ठों का पता लगाया दुनिया में किससे जाता है? इसी लाई डिटेक्टर से, है ना। गायरोस्कोप से क्या करते हैं? हमने कहा सर घूर्णन करती हुई कोई भी वस्तु है उसकी गति ज्ञात की जाती है। घूर्णन करती वस्तु की गति ज्ञात करते, घूर्णन करती वस्तु की गति ज्ञात किया जाता है। ये बात आपको याद रखना है। पायरोमीटर से क्या करते हैं? उच्च ताप मापा जाता है। क्या है? उच्च ताप मापते हैं। और काइमोग्राफ से क्या होता है दोस्तों? तो याद रखना, काइमोग्राफ से हम जो जानते हो दोस्तों क्या करते हैं? आंत की क्रिया विधि मापी जाती है। क्या होगी सर? आंत की क्रिया विधि मापते हैं। क्या मापते हैं भैया? आंत की क्रिया विधि मापी जाती है। ये बात आपको याद रखना। अगला है, किस प्रकार के पौधे में शाखाएं कठोर तने और आधार जो होते के समीप से निकलती है? तो कठोर तने अगर होंगे, क्या होंगे भैया? कठोर तने होंगे दोस्तों, तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, उससे हम क्या बोलते हैं? वृक्ष बोलते हैं। कठोर तने के आधार के समीप से निकलती है। और जो क्या कहते हैं? कटीली होती है, उससे हम क्या बोलते हैं? झाड़ी बोलते हैं। और जो मुलायम होती है उससे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? तो हम उससे कहते हैं शाख कहते हैं। तो प्लांट तीन प्रकार के होते हैं, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज हो जाता है। मतलब हिंदी में अगर हम बोले तो इसका मतलब ये होता है साथियों कि हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज, है ना। तो हर्ष का मतलब होता है, क्या होता है दोस्तों? हर्ष, तो हर्ष मतलब होता है शाखिया, जिसे मुलायम होता है, घास वगैरह हो गए। ठीक है, चलिए अगला, किस प्रकार के पौधे में तना कमजोर होता है तथा ये आसपास के ढांचे की सहायता से ऊपर चढ़ते हैं दोस्तों? तो जैसे मनी प्लांट, क्या होगा सर? अरे मनी प्लांट, मनी प्लांट किसी के सहारे ऊपर चढ़ते हैं दोस्तों, है ना। तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं? क्लिम्बर कहते हैं। क्या बोलते हैं? कौन सा पौधा? क्लिम्बर पौधा होता है। जैसे खीरा, ककड़ी, है ना, और क्या नाम है आपका? तरबूज, खरबूजा, नेनुआ, है ना, घेवड़ा, ये सब आपके क्या हो जाते हैं? ये चढ़ते हैं किसी के ऊपर। क्या होते भैया? ये चढ़ते हैं। क्या होते भैया? ये चढ़ते हैं। ठीक है, चलो भैया, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को सारी चीजें सीखने को मिल रही होगी। ठीक है, चलिए, मजा आ रहा होगा। चलो भैया, अब आते हैं, अमरबेल क्या है? अमरबेल मतलब होता है कस्क्यूटा। और कस्क्यूटा तो आप लोगों ने खूब देखा होगा, जिसमें ज्यादातर ये बेर के पेड़ पर या आम के पेड़ पर या महुआ के पेड़ पे चढ़ता है। महुआ जानते हो ना, उसके पेड़ पे चढ़ता है, पीला कलर का होता है। तो इसके बारे में जरा ध्यान दीजिएगा। ये क्या होता है? पूर्ण तना परजीवी होता है। क्या होता है? पूर्ण तना परजीवी होता है, याद रखना, तना परजीवी होता है। तो मान लीजिए ये कोई पौधा है ना, उस पौधे के तने में ये अपनी जड़ जो है वो धसा देते, जड़ के जैसी संरचना, जड़ होता है जड़ के जैसे, जिसको हम लोग हॉस्टीरियम कहते हैं। क्या बोलते हैं सर? हॉस्टीरियम कहते हैं। क्या बोलेंगे सर? हॉस्टीरियम कहते हैं। ओके, अगला है, मूली किसका उदाहरण है? चलिए, तो मूली का वैज्ञानिक नाम होता है रेफनेस सटाइवा। क्या होता है भैया? रेफनेस सटाइवा। और मूली जो होता है सर वो जड़ का उदाहरण है। किसका है भैया? जड़ का उदाहरण है। ये चीज आपको याद रखना। तो मूली क्या है सर? जड़ का उदाहरण है। यहाँ थोड़ा गलत लिखा हुआ है ना। चलिए, बाकी चीजें सही है। अगला सवाल है, निमैटोफोर्स जो होते हैं वो क्या काम करते हैं? एक्चुअली में निमैटोफोर्स जो होता है वो जड़ का रूपांतरण है। क्या भैया? जड़ का, अरे रूपांतरण है।
क्या भैया, जड़ का रूपांतरण, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ रूट। क्या होगा सर, हमने कहा सर मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ रूट है, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ रूट है, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ रूट है। तो जड़ का क्या है भैया, रूपांतरण है। तो इस जड़ के रूपांतरण की जब हम बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर बस इतना ध्यान देना है कि भैया ये जो है निमैटो का मतलब होता है फेफड़ा, तो सांस लेने में मदद करेगा। क्या करेगा भैया, श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है, यही चीज आपको याद रखना है। अब ये बात आपको बता दे दोस्तों, निमैटोफोर जो होता है वो मैग्रो प्लांट में ज्यादा देखने को मिलता है। किसमें भैया, हमने कहा सर मैग्रो प्लांट में ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, मैग्रो प्लांट जो सुंदरवन के डेल्टा में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं सर, जो सुंदरवन के डेल्टा में देखने को मिलेंगे। कहाँ देखने को मिलेंगे सर, सुंदरवन की डेल्टा में देखने को मिलते हैं। पुंकेसर के भाग होते हैं। पुंकेसर जो होता है सर मेल पार्ट होता है फूल का, तो पुंकेसर ऐसे होता है, इधर देखिएगा, ये रहा अपना पुंकेसर। ठीक है, चलिए, तो इसको हम लोग फिलामेंट बोलते हैं या प्रतंतु बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, अरे फिलामेंट बोलते हैं या परतंतु बोलते हैं। और ये क्या होता है सर, एंथर होता है। क्या होगा सर, एंथर होगा, मतलब कि ये पराग कोश है और ये फिलामेंट है, तो यही आंसर हो जाएगा, बढ़िया है। ठीक है, बाकी ये फीमेल पार्ट है, ये फीमेल पार्ट है, ये भी फीमेल पार्ट है। ठीक है, चलिए अब आते हैं, अगला है निम्नलिखित में कौन सा एक लक्षण पादप के तने के रूपांतरण का संकेत होता है। ठीक है, चलिए, तो भैया प्याज जो है वो क्या है, कह सकते हो सल्क का पाया जाना है ना, मटर में पड़तान का, या गाजर में रोम का पाया जाना। तो कौन सा है जो लक्षण पादप के तने के रूपांतरण का संकेत है दोस्तों। चलो भैया, तो भैया आलू क्या है, तना है, तो आलू का आग का पाया जाना। ठीक है, चलिए अगला है खाना बनाने एवं स्वाद हेतु प्रयोग किया जाने वाला अदरक एक राइजोम है। और राइजोम क्या है जरा ये बताइएगा। राइजोम को हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रकंद। क्या बोलते हैं, प्रकंद बोलते हैं। तो इसी को राइजोम भी कहा जाता है, इसी को प्रकंद कहते हैं। तो अब जो राइजोम होता है दोस्तों, वो उदाहरण है क्या भैया सर, रूपांतरण है। किसका रूपांतरण है, तो हम कहेंगे तने का रूपांतरण है। किसका भैया सर, स्टेम का रूपांतरण है, तने का रूपांतरण है। किसका सर, तने का रूपांतरण है। और यही नहीं है, अदरक के अलावा क्या होगा सर, हल्दी होगा। अदरक के अलावा क्या होगा सर, अरे हल्दी होगा। और क्या हो जाएगा, तो अदरक हो गया, हल्दी हो गया, अदरक हल्दी, और क्या हो जाएगा दोस्तों, ये बात याद रखना, अरवी हो जाता है। अरवी मतलब घुइया जिसको बोला जाता है ना। तो ये सब इसके उदाहरण देखने को मिलेंगे। अगला है कैक्टस के बारे में कौन सा कथन, उसके बारे में विचार करिए, है ना। कैक्टस, कैक्टस मतलब होता है नागफनी। क्या बोलते हैं भैया, अरे हम नागफनी की बात करते हैं जो डेजर्ट में पाया जाता है। ठीक है, तो जो नागफनी होता है उसके बारे में पूछा है, कौन सी बात सही है या कौन सी बात गलत है। ये पत्ते रूपांतरित हो गए हैं कांटे में, बिल्कुल सही बात है। और पौधा के जो तना होता है वो प्रकाश संश्लेष, सही बात है ना। तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। तना इसलिए करते हैं क्योंकि तना में क्या पाया जाता है, कोलेरन काइमा टिश्यू होता है। और कोलेरन काइमा जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है, हेल्प इन द फोटोसिंथेसिस। ओके, अब आते हैं पौधे की पत्तियों से पानी का वाष्पीकरण को क्या कहा जाता है। तो जो पौधा होता है, कोई भी प्लांट की अगर हम बात करेंगे, तो प्लांट्स क्या करता है, अपने शरीर से एक्सेस वाटर को, एक्सेस वाटर मतलब अतिरिक्त जल को क्या करता है सर, वेपर के फॉर्म में लॉस कर देता है। वेपर के भाप के रूप में क्या कर देता है भैया, उड़ा देता है, लॉस कर देता है, जिसको हम लोग वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपायरेशन बोलते हैं। और ट्रांसपायरेशन कहाँ होता है, तो हम कहेंगे सर पत्ती में होता है। क्यों होता है, क्योंकि पत्ती में क्या पाया जाता है, रंध्र या स्टोमेटा होता है। रंध्र होता है या क्या होता है सर, स्टोमेटा होता है। ये चीज आपको याद रखना, क्या होता है सर, रंध्र होता है या स्टोमेटा होता है। कितने बच्चे ऐसे हैं
जो फॉर्म भरे हुए बहुत सारे एग्जाम के और ये सोच के रखे मास्टर साहब नहीं अगली बार हम नौकरी लेकर रहेंगे दिवाली में, है ना। तो बहुत लोग ऐसे होंगे जो ठान के रखे होंगे अगली दिवाली नौकरी वाली। बहुत लोग क्या करेंगे, इसे मुंह बना के बैठे रहेंगे, अगले 20 साल वैसे बैठे रहेंगे। तो ऐसा नहीं करना, हम लोगों को पढ़ना है, एकदम शानदार तरीके से जॉब की तरफ जाना है ना। चलिए ओके, रेजुलेशन ले लीजिएगा भैया। अगला है, वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे के निम्नलिखित में से किस संरचना जिम्मेदार होती है। तो भैया ये आपकी पत्ती है, क्या है दोस्तों, ये आपकी पत्ती है, और पत्ती में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। तो इस छोटे छोटे छिद्र को क्या बोलते हैं सर, स्टोमेटा कहते हैं या रंध्र कहा जाता है। और इसी रंध्र से क्या होता है भैया, पानी लॉस। और इस रंध्र में क्या होता है सर, रक्षक कोशिकाएं होती है। क्या होती है भैया, अरे रक्षक सेल होती है, या क्या बोलते हैं भैया, गार्ड सेल पाई जाती है। ये चीज आपको याद रखना। क्या पाया जाता है सर, गार्ड सेल होता है, ये बात आपको याद रखना। ठीक है। और बच्चा अगला है, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है। वो कह रहा है सर फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, इतनी बातें याद रखना। क्या करेंगे सर, फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो बता दीजिएगा क्लोरोप्लास्ट में होती है। कहाँ होती है सर, क्लोरोप्लास्ट में होती है। कहाँ होती है सर, क्लोरोप्लास्ट में होती है। और क्लोरोप्लास्ट में क्यों होती है, क्योंकि वहां पर क्या पाया जाता है सर, क्लोरोफिल पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। इतनी बातें याद रखना। क्या पाया जाता है सर, क्लोरोफिल पाया जाता है, इतनी बातें याद रखना है। ठीक है, चलिए अब आते हैं, आगे बढ़ेंगे। मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किसका संगठक धातु, मतलब सर मैग्नीशियम धातु हमें कहाँ देखने को मिलेगी भैया, तो जिस प्रकार हमारा जो ब्लड होता है उस ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, वैसे ही मैग्नीशियम पाया जाता है आपके क्लोरोफिल में। कहाँ पाया जाएगा सर, अरे क्लोरोफिल में पाया जाता है। सिंपल सा सवाल है ना, बढ़िया है, मजेदार क्वेश्चन था। और भाई साहब अगला क्या कह रहा है, पौधे में उत्पन्न वह हार्मोन जिसके कारण पौधे सूर्य के प्रकाश की तरफ झुक जाते हैं। तो जो सूर्य के प्रकाश या प्रकाश को जो फॉलो करता होगा, ऐसे पौधे को क्या बोलते हैं, प्रकाश अनुवर्तन बोलते हैं या फोटोट्रॉफिज्म कहा जाता है। क्या बोलेंगे, फोटोट्रॉफिज्म कह देते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। तो जो फोटोट्रॉफिज्म का कॉन्सेप्ट है वो यही है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो फोटोट्रॉफिज्म के लिए जिम्मेदार जो हार्मोन होता है वो क्या होता है भैया, ऑक्सिन हार्मोन होता है। ऑक्सिन को IAA भी कहेंगे, इंडोल एसिटिक एसिड भी कहा जाता है। साइटोकाइनिन पौधे में क्या करता है सर, सेल डिवीजन कराता है। पौधे में क्या करता है भैया, सेल डिवीजन कराता है या कोशिका विभाजन कराता है। जिब्रेलिन क्या करता है पौधे में सर, ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होता है। और एस्कॉर्बिक एसिड क्या करता है, तो याद रखना एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है वो विटामिन C का नाम है। इतनी बातें याद रखना। चलो भैया अगला सवाल क्या कहता है, पौधे में साइटोकाइनिन जो होता है वो क्या काम करता है, तो यहां पर याद रखना साइटोस प्लस काइनिन, साइटोस प्लस काइनिन्स। तो साइटोस का मतलब होता है सेल्स और काइनिन्स का मतलब होता है डिवीजन। क्या होता है सर, डिवीजन होता है। क्या होगा, डिवीजन होगा। तो कोशिका विभाजन में क्या होता होगा बच्चा, सहायक होता होगा। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना होगा। कोशिका विभाजन में क्या करता होगा सर, सहायक होता होगा। ठीक है, तो सेल डिवीजन करने में क्या करता है भैया, ये मदद करता है। चलिए, इनमें से कोशिका विभाजन को कौन प्रोत्साहित करता है, सेल डिवीजन को कौन प्रोत्साहित करता है, तो बता देंगे कोशिका विभाजन के लिए जिम्मेदार है साइटोकाइनिन। कौन जिम्मेदार है सर, साइटोकाइनिन हार्मोन जिम्मेदार है सेल डिवीजन के लिए। ठीक है भैया, चलो
अगला सवाल क्या कहता है, कौन सा इसमें पादप हार्मोन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट हार्मोन। ठीक है, तो हम कहेंगे सर एड्रीनालिन। एड्रीनालिन हार्मोन जो होता है साथियों, वो अधिवृक्क ग्रंथि से निकलता है। किससे निकलता है सर, अधिवृक्क ग्रंथि से निकलता है या एड्रीनल ग्लैंड से निकलता है। किससे निकलता है सर, एड्रीनल ग्लैंड से निकलता है। ये चीज आपको याद रखना है, किससे निकलेगा सर, एड्रीनल ग्लैंड से निकलता है, ये बात आपको याद रखना है। बौने पौधे के किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है, तो पौधे की लंबाई कौन बढ़ाता है, जरा बताओ भैया। तो हम कहेंगे जिब्रेलिन्स क्या करता है सर, पौधे की लंबाई बढ़ाता है। तो प्लांट के जो लेंथ को या हाइट को ग्रोथ करता है वो कौन होगा, जिब्रेलिन्स हो जाएगा। अगला डॉन डॉट में कौन सा एक रासायनिक समूह है जो कोशिका विभाजन और पौधे के गठन को प्रभावित करता है। तो कोशिका विभाजन के लिए कौन जिम्मेदार है सर, साइटोकाइनिन्स जिम्मेदार है। तो कोशिका विभाजन के लिए सर कौन जिम्मेदार है, तो हम कहेंगे सर साइटोकाइनिन्स जिम्मेदार है कोशिका विभाजन में। ठीक है, तो कोशिका विभाजन में हम कहेंगे कौन जिम्मेदार है, साइटोकाइनिन्स जिम्मेदार है। ओके, करनाल बंट किसकी बीमारी है, फटाफट कमेंट करके बताओ भैया। करनाल बंट जो रोग होता है वो किसकी बीमारी है, तो करनाल बंट जो होता है वो गेहूं की बीमारी है। हालांकि गेहूं की और भी बीमारी है, ब्लैक रस्ट डिजीज भी है। क्या है भैया, अरे ब्लैक रस्ट डिजीज है। ब्लैक रस्ट बोले तो काला कीट रोग भी होता है। क्या होता है भैया, काला कीट रोग होता है। धान की जो फेमस बीमारी है वो खैरा रोग है। क्या भैया, अरे खैरा रोग है। तो ये चीज आपको याद रखना। अगला है आवृत्ति और काला अवधि के बीच में क्या संबंध है। आवृत्ति बोले तो एन और काला अवधि या टाइम पीरियड बोले या आवर्तकाल बोले तो टी। तो एन बराबर क्या होता है, 1/t होता है, या टी बराबर क्या हो जाएगा, 1/n हो जाएगा। तो ये बढ़िया सिंपल सा सवाल था, बढ़िया सा आंसर दे ले जाइएगा। ठीक है, चलिए क्लियर है साथियों, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल क्या कहता है, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है। लोलक घड़ी जो होती पेंडुलम होता है, तो पेंडुलम जो है, मान लो ये पेंडुलम है ना, चलिए तो पेंडुलम ऐसे चलती है ना, तो ये इसकी लंबाई है पेंडुलम की। और आपको पता है t इज इक्वल टू क्या होता है, 2π√L/G है ना। तो पेंडुलम का जो आवर्तकाल होता है उस पेंडुलम की लंबाई के समानुपाती होता है। तो भैया गर्मियों में क्या होगा, उष्मीय प्रसार होगा। क्या होगा सर, उष्मीय प्रसार होगा। और उष्मीय प्रसार की वजह से क्या होगा साथियों, तो हम कहेंगे कि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। और अगर लोलक की लंबाई बढ़ जाती है तो उसका आवर्तकाल भी या एक दोलन करने में लगा समय भी क्या हो जाएगा सर, बढ़ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, यदि सरल लोलक के दोलन का आयाम बहुत छोटा होता है तो इसका दोलन काल क्या होगा। तो जरा ध्यान से देखिएगा, t इज इक्वल टू क्या होगा, 2π√L/G हो जाएगा। तो लोलक की लंबाई पर निर्भर करता है, सही बात है। गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है। लोलक के द्रव्यमान पर गलत बात है। लोलक के आयाम पर दो सही, पहला और दूसरा सही है। ठीक है, पहला और दूसरा, पहला दूसरा जो है वो सही है। ठीक है, एक सेकंड, चलिए हाँ ये बात लिखा है कि लंबा आयन इस पर निर्भर नहीं करता, नहीं वाला शब्द लिखा है ना। चलिए तो पहला दूसरा और चौथा हो जाएगा। तो केवल दो चीजों पर, लोलक की लंबाई पर और लोलक पर लगे हुए गुरुत्वाकर्षण बल, दो चीजों पर निर्भर करता है। अब आते हैं, एक धीमी गति से चलने वाली पेंडुलम घड़ी तेज की जा सकती है, जरा बताइएगा। वो कह रहा है कि पेंडुलम जो है वो पहले धीमे धीमे चल रही थी, वो तेज तेज चलने लगे, क्या करने पर। तो t इज इक्वल टू क्या होता है, 2π√L/G होगा। तो G और L और T के बीच में सीधा संबंध है कि नहीं है। ठीक है, लेकिन T और L के बीच, G के बीच में उल्टा संबंध है ना। चलिए तो अब क्या किया जाएगा, धीमी गति से चलने वाले पेंडुलम को तेजी से चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, लोलक की लंबाई क्या कर दिया जाए भैया,
घटा दिया जाए। लोलक की लंबाई घट जाएगा तो आवर्तकाल घट जाएगा। लोलक की लंबाई अगर घट गई तो क्या घट गया सर? आवर्तकाल घट गया। ओके। निर्वात में सरल लोलक कंपन करता है तो ये होगा, अगर निर्वात में क्या होगा, जी का मान है ये नहीं है, और अगर जी का मान नहीं है तो आपको क्या लगता है क्या कहानी हो जाएगी? ठीक है, तो हम कहेंगे विराम अवस्था में समान आयाम के साथ कंपन करेगा परंतु समय के साथ आवृत्ति घटेगी। समान आवृत्ति से कंपन करेगा परंतु समय के साथ आयाम घटेगा, या सामान्य आयाम के साथ आवृत्ति। जल्दी से बताइएगा। तो ये कह रहा है कि निर्वात में सरल लोलक कंपन करेगा तो या होगा, तो हम कहेंगे सर विराम अवस्था में, क्योंकि जी का कोई मामला है ही नहीं है। एक लोलक पेंडुलम की चंद्रमा पर समय अवधि के उसकी पृथ्वी के जी के समय अवधि के क्या होंगे भैया? तो हम कहेंगे लोलक का जो है आवर्तकाल होगा वो क्या रहेगा भैया? अगर जी और टी के बीच उल्टा रिलेशन है ना, क्या है भैया? उल्टा रिलेशन। तो चंद्रमा पर जाने पर जी का मान घटता है तो टी का मान क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, चलिए ठीक है। तो किसी प्यारे भाई और बहन को कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे प्यारे साथियों? बढ़िया तरीके से चलो भैया, मजा आया होगा एकदम सिंपली बढ़िया तरीके से। चलो अब आते हैं आगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। लंबाई बढ़ाने पर लोलक का आवर्तकाल बढ़ जाता है। सरल लोलक का आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता नहीं है। सही बात है। ठीक है, चलिए पहला और दूसरा सब सही। तो t इज इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई अंडर रूट एल अपान क्या होगा भैया? जी हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है एकदम बढ़िया तरीके से याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए दूसरी चीज कह रहे विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर उत्पन्न तरंगे कौन सी होती है? तो याद रखना दोस्तों, अनुदैर्ध्य तरंगे तल पर पूछा है ना, तो अनुदैर्ध्य तरंगे बता दीजिएगा। अगला है जब अनुदैर्ध्य तरंग किसी निश्चित माध्यम में गुजरती है तो वो उस माध्यम में शुरू से अंत तक पारगत होने वाली क्या होगी भैया? तो हम कहेंगे ऊर्जा। क्या होगा भैया? ऊर्जा। ऊर्जा शुरू से लेकर अंत तक, क्योंकि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट, और तरंगे क्या करते? ऊर्जा का स्थानांतरण करते हैं। कह रहा है फिर सुनिएगा दोस्तों, डॉट डॉट तरंग में माध्यम के कण अपनी माध्य स्थिति पर तरंग संचरण की दिशा के समानांतर गति को हम लोग क्या बोलते हैं? तो अगर हम कहेंगे दोनों की गति समानांतर है तो वो अनुदैर्ध्य तरंगे होंगी। क्या होंगी? अनुदैर्ध्य तरंगे होंगी। और अगर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, लंबवत हैं, तो उससे हम क्या बोलते हैं बच्चा? अनुप्रस्थ कहते हैं। क्या बोलेंगे सर? अनु। तो ये आपका अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, और जो लंबवत वाले हैं वो कैसे हैं? तो हम कहेंगे बच्चा अनुदैर्ध्य तरंगे। मतलब परपेंडिकुलर है वो अनुदैर्ध्य और पैरेलल है, जो परपेंडिकुलर है वो अनुप्रस्थ और जो मतलब पैरेलल है वो अनुदैर्ध्य हो जाता है। एक तरंग का वेग v, आवृत्ति f और तरंग दैर्ध्य लैम्डा है तो क्या हो जाएगा? तो v इज इक्वल टू क्या होता है? f इंटू लैम्डा हो जाएगा। f इंटू लैम्डा हो जाता है। मतलब तरंग की गति, हमने कहा सर तरंग की गति बराबर होता है तरंग की आवृत्ति। क्या होगा भैया? तरंग की आवृत्ति गुणे क्या हो जाएगा? उसका तरंग दैर्ध्य हो जाएगा। क्या होगा बच्चा? अरे तरंग दैर्ध्य हो जाएगा। क्या होगा सर? तरंग दैर्ध्य हो जाएगा। ये उनकी कहा। ठीक है, चलो भैया क्या लगता है बढ़िया चीज है कि नहीं है बढ़िया? चलिए साथियों, ओके अगला सवाल है, कह रहा ध्वनि तरंगों का परिगमन आगे बढ़ने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जरा बताइएगा। वो कह रहा है सर साउंड की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे भैया? साउंड की बात करते हैं दोस्तों, है ना। चलिए, तो ध्वनि तरंगे पानी से होकर गुजर सकती है, ध्वनि तरंगे हवा से होकर गुजर सकती है, ध्वनि तरंगे इस्पात से होकर गुजर सकती है, ध्वनि तरंगे निर्वात से होकर गुजर सकती है। ये गलत बात है, ये वाला गलत है। अच्छा यहाँ भाई ए लिखा है, डी होना चाहिए था ना। चलिए, तो साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम बिकॉज साउंड
साउंड क्या है भैया, तो बता दीजिएगा एकदम बढ़िया तरीके से कि ये एक मैकेनिकल वेव है जिसके संचरण के लिए हमें माध्यम की जरूरत पड़ती है। चलो भैया, अगला कहता है इनमें से कौन सा कथन ध्वनि के बारे में सही नहीं, जरा बताइएगा कौन सा कथन ध्वनि का। तो ध्वनि जो है वो अनुप्रस्थ तरंगे, यही गलत है। ध्वनि क्या है, अनुदैर्घ्य तरंगे। क्यों, क्योंकि ध्वनि के तरंगों की गति और उस माध्यम के कणों की गति दोनों क्या है भैया, ये ध्वनि के गति है और ये किसका है भैया, माध्यम के कणों की गति है। किसका भैया, हमने कहा सर माध्यम के कणों की गति है, दोनों की गति पैरेलल है, इसलिए यह क्या है भैया, अनुदैर्घ्य तरंगे, अनुप्रस्थ नहीं है। यह चीज आपको याद रखना। चले भैया, अगला सवाल है डॉट डॉट के परिवर्तन से वायु में ध्वनि में परिवर्तन नहीं होता है। तो याद रखना, ताप जो है वो वायु की गति को प्रभावित करता है। ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। वायु में उपस्थित मात्रा जो नमी होती है वो भी प्रभावित करती है। जैसे जैसे नमी बढ़ेगी वायु की चाल बढ़ जाएगी। ध्वनि संचरण की दिशा में अगर गति पवन चल रही, हवा चल रही है तो भैया स्पीड उसकी बढ़ जाती है, लेकिन दाब प्रभावित नहीं करता है। तो याद रखना कि ध्वनि के चाल को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक होते हैं। ध्वनि के चाल को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक होते हैं, लेकिन क्या नहीं होता है वो जान लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। क्या नहीं प्रभावित करता है, तो दाब प्रभावित। ध्वनि तरंग का तारत उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही बात है। ध्वनि तरंगे जो होती है उसका तारत, तारत मतलब होता है पिच। क्या होता है, पिच होता है, मतलब आवाज का पतली होना या आवाज का मोटी होना पिच कहलाता है। और पिच जो होता है वो फ्रीक्वेंसी पर निर्भर, जिसकी फ्रीक्वेंसी जितना ज्यादा होगी उसका पिच उतना हाई होगा, आवाज उतनी ही पतली होगी, ठीक है। ध्वनि तरंगों की प्रबलता उसके आयाम पर निर्भर करती है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। बट याद रखना ये अलग है, ये अलग है, दोनों कथन सही है, बट उसका कोई स्पष्टीकरण से लेना देना नहीं है। चलो भैया, ध्वनि तरंगों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, बताओ भैया। ये 330 से लेकर 350 मीटर पर सेकंड के चाल से चलती है, सही बात है। ये मैकेनिकल वेव है, बिल्कुल सही बात है। ये यात्रा करने के लिए किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती, गलत बात है भैया, होती है। क्यों, क्योंकि ध्वनि तरंगे जो हैं वो यांत्रिक तरंगे हैं। वो ठोस में चलेगी, गैस में चलेगी, ठोस में चलेगी, द्रव में चलेगी और गैस में चले। कहाँ नहीं चलेगी, तो याद रखना दोस्तों, कहाँ नहीं चलेगी, तो हम कहेंगे सर निर्वात में नहीं चलेगी ध्वनि, ठीक है। चलो अगला सवाल क्या कहता है, कहता ध्वनि डॉट डॉट का रूप है जो सुनने की अनुभूति उत्पन्न करता है। तो ध्वनि एक प्रकार की यांत्रिक ऊर्जा है जो हमें सुनने की अनुभूति उत्पन्न करते हैं, या हम जिसकी वजह से सुन पाते हैं किसी भी चीज को। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है भैया। चलो, वायु में ध्वनि की तरंगे कैसी होती है, तो वायु में हो चाहे जहां हो ध्वनि की तरंगे अनुदैर्घ्य होती है, जबकि प्रकाश की अगर बात करते हैं तो वो अनुप्रस्थ तरंगे होती। इनमें कौन सी एक परिघटना ध्वनि तरंगों का नहीं हो सकता है, तो याद रखना सर पोलराइजेशन नहीं हो सकता, घूर्णन नहीं हो सकता है। चलो अगला है, ध्वनि एक प्रकार के एक ध्वनि तरंग जब किसी माध्यम से होकर गुजरती है तो उसकी क्या नहीं बदलती है, तो उसकी आवृत्ति नहीं बदलती, बाकी सब बदल जाता है, ठीक है। चलिए अगला है, इनमें से कौन सी विशेषता ध्वनि की नहीं है, जल्दी से बताइएगा सर कौन सी ऐसी विशेषता है जो ध्वनि की नहीं है, साउंड की नहीं है। जल्दी से बताइएगा कौन सी ऐसी विशेषता है जो ध्वनि की नहीं है, फटाफट आंसर करते चलिएगा साथियों। कौन सी ऐसी विशेषता है जो ध्वनि की नहीं है, आंसर करिएगा दोस्तों, कौन सी ऐसी विशेषता है जो ध्वनि की नहीं है। तो ध्वनि की विशेषता क्या नहीं है साथियों, तो हम कहेंगे कंपन। कंपन ध्वनि का कारण है, क्या भैया, अगर कंपन होगा तभी ध्वनि होगा, अगर कंपन नहीं है तो ध्वनि नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला करें, इनमें से पिच को कौन निर्धारित करता है, तो ध्वनि का जो पिच होता है, साउंड का जो पिच होता है वो कौन निर्धारित करता है। पिच मतलब होता है आवाज का पतली होना या मोटी होना, तो ये आवृत्ति के द्वारा निर्धारित होते हैं। किसके द्वारा, आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी के द्वारा। ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है, तो ध्वनि की जो प्रबलता होती है, लाउडनेस होती है, वो उसके आयाम पर निर्भर करती है। किस पर भैया, आयाम पर निर्भर करती है या एम्पलीट्यूड पर निर्भर करेगी। किस पर भैया, एम्पलीट्यूड
एम्पलीट्यूड पर निर्भर करती है। ये चीज आपको याद रखना है। चलो भैया, 80 किलोग्राम द्रव्यमान बढ़ाने के लिए 9800 जूल ऊर्जा की खपत की जाती है। तो द्रव्यमान की ऊंचाई तक उठाया जाता है ना। चलिए भैया, एम दिया गया है, कितना दिया गया है सर, 80 किलोग्राम दिया गया है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कितना दे के रखा गया है भैया, 9800 जूल दे के रखा गया है ना। ऊंचाई क्या करना है भैया, हमको ज्ञात करना है। जी का मान कितना है, 10 मीटर पर सेकंड होता है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, mgh होता है। तो पीई का मतलब कितना है सर, 9800 है, एम का मान 80 है, जी का मान 10 है, एच का मान रहने दे, निकालने 10 10 10 10 कट गया। ठीक है भैया, कटा कि नहीं कटा, बिल्कुल कट गया। तो h बराबर क्या हो जाएगा, 98/8, 8 है कन्नम 8 है ना बच्चा, 8 दूनी 16 है ना। अब 2 बच्चा, तो 8 दूनी 16 है ना, कितना हो जाएगा भैया, तो हम कहेंगे 12.5, क्या हो जाएगा, 12.5। ठीक है, चलो भैया, निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम कहता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो परमाणु अभिकारक का होता है वही उत्पाद का भी होता है ना, जितने परमाणु होते हैं। और स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था, जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। किसने दिया था, जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। ठीक है, पृथ्वी पर दिखने वाले पहले प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन मुक्त करने वाले, मतलब दुनिया का पहला प्रकाश संश्लेषण करने वाला जीव कौन सा है, ये बताना है। तो फर्स्ट फोटोसिंथेटिक लिविंग किससे कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो दुनिया में सबसे पहला जो प्रकाश संश्लेषण करने वाला जीव था वो आपका साइनोबैक्टीरिया है। कौन है भैया, साइनोबैक्टीरिया है। क्या होगा सर, साइनो बैक्टीरिया है या नील हरी शैवाल है, इसी को ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होगा, जल्दी बताइएगा। तो सर विद्युत धारा की बात करते, किसकी बात करेंगे सर, अरे विद्युत धारा की बात करते हैं। तो जब हम विद्युत धारा की बात करते, इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे दोस्तों, तो इसका मात्रक एम्पियर होता है। वाट जो होता है सर वो शक्ति का मात्रक है या पावर का मात्रक है। और कूलाम जो होता है सर वो आवेश का मात्रक है। किसका है भैया, आवेश का मात्रक है। और जूल जो है वो ऊर्जा और कार्य दोनों का मात्रक है। ऊर्जा का भी मात्रक है और किसका सर, कार्य का भी मात्रक है। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला है, कहता एक ध्वनि का स्वर मान, स्वर मान मतलब होता है उसका तारत, तारत बोले तो सर पिच है ना। तो एक ध्वनि का जो पिच होता है उसके आवृत्ति पर निर्भर करता है, याद रखना। ओके, एमकेएस प्रणाली में बल का मात्रक क्या होता है, तो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। मतलब F इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सिलरेशन होता है। मास बोले तो किलोग्राम, एक्सिलरेशन बोले तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसी को हम लोग प्यार से न्यूटन भी कहते हैं। क्या बोलेंगे, जो जूल है वो कार और ऊर्जा का मात्रक है, कार और ऊर्जा का मात्रक है। ठीक है साथियों, किलोग्राम जो होता है वो मास का मात्रक है, और न्यूटन मीटर जो होगा वो भी क्या है, ऊर्जा का मात्रक है। किसका भैया, ऊर्जा का मात्रक। ठीक है, चलिए आइए अगला सवाल है, इनमें से कौन सी एक अदिश राशि, अदिश राशि उनको कहते हैं जिनको प्रदर्शित करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं होती है। तो जिसे केवल परिमाण की आवश्यकता है, दिशा की नहीं है, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे दोस्तों, तो बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए।
चलो भैया, तो हमने कहा अदिश राशि, तो अदिश राशि आपकी क्या है, ऊर्जा है। अगला है टीवी का आविष्कार किसने किया था, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था, तो हम कहेंगे जेएल बियर्ड या जॉन लॉगी बियर्ड ने किया था। ओके, अगला है पदार्थ की मात्रा दर्शाया जाता है, तो पदार्थ की जो मात्रा होती है सर उसका जो है मात्रक मोल होता है। क्या होता है, मोल। केल्विन ताप का मात्रक होता है और एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है। किसका होता है सर, अरे विद्युत धारा का मात्रक होता है, ठीक है। और कैंडिला जो होता है वो ज्योति तीव्रता का मात्रक है। किसका भैया, ज्योति तीव्रता का मात्रक है। किसका, ज्योति तीव्रता का मात्रक है, ठीक है। अगला है घन कोण का इकाई क्या होता है, तो अब आते हैं सेकंड जो है वो समय का मात्रक है, स्टेरेडियन घन कोण का मात्रक है, किलोग्राम जो होगा वो द्रव्यमान का मात्रक है, और कैंडिला जो होता है वो ज्योति तीव्रता का मात्रक है। चले, इनमें से भौतिक राशियों के किस युग्म की विमाएं समान होती है, किसका डायमेंशन जो है वो समान होगा, कार और शक्ति का, कार और ऊर्जा का, बल और शक्ति का, जल्दी से बताइएगा। तो कार है, इधर देखिएगा, तो कार बराबर क्या होता है दोस्तों, कार बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। क्या होगा भैया, बल गुणे विस्थापन हो जाएगा। अब सुनिएगा, बल का क्या हो जाएगा, एम एल टी पर -2, विस्थापन का होगा आपका एल हो जाएगा, है ना। तो एम एल पर 2t पर -2 हो जाएगा। ये तो हो गया कार्य का। शक्ति का मात्रक क्या होगा, है ना, शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो P इज इक्वल टू क्या होता है, W/T हो जाएगा। क्या होगा, W/T होता है ना। चलिए भाई साहब, तो W का क्या हो जाएगा, एम एल पर 2t पर -2/T हो जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा, है ना, तो एक माइनस हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। तो एम एल पर 2t पर -3 हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। तो कार और ऊर्जा का होगा, बल और शक्ति का तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो कार ऊर्जा दोनों की इकाई अगर समान है तो हो सकता। विद्युत प्रभाव में उपयोग की जाने वाली धातु के कार्य फलन, है ना, तो कार्य का मात्रक क्या होता है भैया, तो हमने कहा सर कार्य का मात्रक जो होता है वो जूल होता है। कार्य का मात्रक क्या होगा, जूल हो जाए। पास्कल दाब का मात्रक है, किसका भैया, दाब का मात्रक है। न्यूटन जो होगा वो किसका मात्रक है सर, बल का मात्रक है। और हर्ट्ज जो होता है सर वो आपके प्यारे से आवृत्ति का मात्रक है, फ्रीक्वेंसी का मात्रक है। क्यों भैया, अच्छा सवाल है। चलिए अगला क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहा है एसआई मात्रक में पास्कल किसका है, तो दाब बराबर क्या होता है बच्चा, हमने कहा सर दाब बराबर होता है आपका बल बटा क्षेत्रफल होता है। क्या होगा, बल बटा क्षेत्रफल हो जाए, तो बल का मात्रक न्यूटन, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, या इसी को प्यार से हम लोग क्या बोलते हैं सर, पास्कल कहते हैं। क्या बोलेंगे सर, पास्कल कहते हैं, है ना। तो दाब का मात्रक क्या होता है, बाकी कार्य का मात्रक जूल, ऊर्जा का मात्रक, शक्ति का मात्रक वाट होता है। अगला है टेस्ला किसका मात्रक है, जल्दी बताइएगा। टेस्ला, तो टेस्ला जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। किसका भैया, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। असत्य कथन का चयन करिए, कौन सा स्टेटमेंट है सर जो गलत है ना। कह रहा है 1 मील 1.6 किलोमीटर के बराबर होता है, सही बात है। 1 नॉटिकल मील जो होता है 1.8 किलोमीटर के बराबर होता है, सही बात है। 1 हार्स पावर जो होता है 746 वाट का होता है, सही बात है। 1 प्रकाश वर्ष 9.5 गुणे 10 के पावर 15 सेंटीमीटर के बराबर होता है, गलत है। तो 1 लाइट ईयर, 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.5 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है, या 9.5 इंटू 10⁻12 किलोमीटर के बराबर होता है, या 9.5 इंटू 10⁻17 सेंटीमीटर के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा समय का इकाई नहीं है, समय, तो सेकंड है ना, यहाँ दूसरा लिखा है सेकंड होना चाहिए, है ना। सेकंड है, मिनट है, महीना है, या प्रकाश, तो प्रकाश वर्ष जो होगा सर वो दूरी का मात्रक।
किसका मात्रक है सर? दूरी का मात्रक है। अगला है नाभिकीय त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर है। तो एक फर्मी बराबर कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है। 10⁻⁻15 मीटर। एक माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर के, और एक मिलीमीटर बराबर होता है 10⁻⁻3 मीटर के बराबर होता है, और एक एंगस्ट्राम बराबर क्या होता है दोस्तों? 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्या कहता है? विद्युत मोटर है। क्या काम है भैया विद्युत मोटर का? तो विद्युत मोटर का काम यही होता है कि वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल दे, और डायनेमो का क्या काम होता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दे साथियों। चलिए अगला है आपके पास सही जोड़ा नहीं है। कौन सा सही युग्म नहीं है? फटाफट आंसर करते चलिएगा सर, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? फटाफट बताते चलिएगा कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। 1 गैलन 3.7 मीटर के बराबर होता है। वाह भैया, 7 लीटर के बराबर होता है। एक बैरल 159 लीटर के बराबर, एक क्यूसेक 38.3 लीटर के बराबर, एक यार्ड जो होता है, यार्ड मतलब गज, 3 फीट के बराबर होता है। तो सब तो सही है सी को छोड़कर, है ना। तो हमने कहा सर एक क्यूसेक जो होता है वो क्या होता है? याद रखना, अगर एक क्यूसेक जो होगा वो कितना होता है? 28.35 लीटर के बराबर होता है। 28.35 लीटर के बराबर होता है। 28.35 लीटर के बराबर होता है। और क्यूसेक से क्या मापा जाता है? तो हम कहेंगे द्रव के प्रवाह को मापा जाता है। किसको भैया? द्रव के बहाव को मापते हैं या प्रवाह को मापा जाता है। द्रव के बहाव को मापा जाता है या प्रवाह को मापते हैं। एसआई पद्धति में कौन सा है जो मूल मात्रक है? फटाफट बताइएगा एसआई पद्धति में कौन सा मूल मात्रक है? तो मूल मात्रक आपका मीटर है जो कि लंबाई का है, किलोग्राम जो कि द्रव्यमान का है, सेकंड जो कि समय का है, एम्पियर जो कि विद्युत धारा का, केल्विन जो कि ताप का है, मोल पदार्थ की मात्रा का मात्रक है, और कैंडिला जो होता है वो ज्योति तीव्रता का मात्रक है। ठीक है भैया, आओ अगला सवाल है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से हमें क्या प्राप्त होता है ना। चलिए भैया, तो अब यहां इंपॉर्टेंट चीज समझना है, वो कह रहा है पदार्थ के संवेग, संवेग बोले तो मोमेंटम, है ना। चलिए, और वेग से दोनों के अनुपात से हमें क्या प्राप्त होगा? तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान, क्या होगा भैया? द्रव्यमान गुणे क्या हो जाएगा भैया? वेग हो जाता है। ठीक है, बटा वेग हो जाएगा। क्या होगा? वेग हो जाएगा। तो वेग वेग कट गया, बचा कितना? केवल द्रव्यमान बचा। क्या बचा भैया? द्रव्यमान बचा। तो आंसर आपका क्या होगा सर? द्रव्यमान हो जाएगा, मास हो जाएगा। द्रव्यमान होगा या मास हो जाएगा। अगला है असत्य जोड़ा, बताइए कौन सा जोड़ा है जो गलत है? फटाफट आंसर करते जाइएगा साथियों। सर कौन सा जोड़ा है जो गलत है? आंसर कर दीजिएगा दोस्तों, कौन सा जोड़ा है जो गलत है? चलो भैया जल्दी बताइए, असत्य जोड़ा कौन सा होगा? कौन सा जोड़ा है सर जो गलत है ना। चलिए, तो लाग लाग पद्धति की जो खोज किया गया था वो जॉन नेपियर के द्वारा। प्लास्टिक का खोज पास्ट द्वारा। डायनाफाइट की खोज किसने किया था? अल्फ्रेड नोबल ने किया था, है ना। चलिए, रॉड्सन ने क्या किया था भैया? ठीक है, ये छोड़ दीजिए। ओके, क्रिस्कोग्राफ जो बनाया गया था वो किसके द्वारा बनाया गया था? याद रखना सर, क्रिस्कोग्राफ जो तैयार किया गया था वो जगदीश चंद्र बोस के द्वारा। किसके द्वारा सर? जगदीश चंद्र बोस के द्वारा, जेसी बोस के द्वारा तैयार किया गया था। तो ये गलत है क्रिस्कोग्राफ। खुराना ने क्या किया था? आर्टिफिशियली जीन सिंथेसिस किए थे इन्होंने। इनमें से कौन सा कथन सही? जल्दी बताइएगा सर, कौन सा कथन जो है वो आपका सही है? फटाफट बताइएगा सर, कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है, सबको पता है भैया। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक टेस्ला होता है। विद्युत धारिता का मात्रक फैराडे होता है
है ना। तो उपयुक्त में से सभी क्या है भैया, सही है। उपयुक्त में से सभी क्या है साथियों, सही है। ठीक है, चलिए अब आते हैं ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या होगा। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या होगा, डायोप्टर होगा, डेसिबल होगा, डेसिमल होगा या। तो ध्वनि की तीव्रता का मात्रक डेसिबल होता है। ठीक है, और डायोप्टर जो होगा दोस्तों वो लेंस की क्षमता का मात्रक है। क्या होगा दोस्तों, लेंस की क्षमता का मात्रक है, लेंस की क्षमता का मात्रक है। और डॉप्सन जो होता है सर ओजोन परत की मोटाई का मात्रक है, ओजोन परत की मोटाई का मात्रक है। क्या होगा, ओजोन परत की मोटाई का मात्रक है। ठीक है, चलिए अगला है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब किसका घनत्व, किसका जो होता है वो एसआई मात्रक है। कह रहा है किलोग्राम, है ना, किलोग्राम मीटर पर क्यूब होगा। क्या होगा, किलोग्राम मीटर जो क्यूब होता है वो किसका मात्रक है। ठीक है, तो बता दीजिएगा सर घनत्व का मात्रक है। किसका मात्रक है सर, घनत्व का। आपको पता है घनत्व बराबर क्या होता है, याद रखना घनत्व बराबर क्या होता है, तो हम कहेंगे मास अपान वॉल्यूम हो जाएगा। क्या होगा, मास का किलोग्राम होता है, वॉल्यूम का क्या होता है, मीटर क्यूब होता है। अगला है इनमें से कौन सा कथन है जिसके बारे में चुना जाए, कथन बताइएगा। बल का एसआई मात्रक न्यूटन है दोस्तों। ठीक है, बल का सीजीएस मात्रक डाइन है दोस्तों। उपयुक्त दोनों सही, बिल्कुल सही बात है। तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है, बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है, ये सारी बातें मैंने आपको बताया है। तो आपको पता है कि बल बराबर क्या होता है, पता है। तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। द्रव्यमान गुणे क्या होगा भैया, त्वरण होता है, मास इंटू एक्सेल। तो द्रव्यमान बोले तो किलोग्राम, त्वरण बोले तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसी को हम लोग न्यूटन बोलते हैं। और अगर इसी को सीजीएस पद्धति में लेकर आएंगे तो डाइन हो जाएगा। 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन के बराबर होता है, 10⁵ डाइन के बराबर। अगला है कौन सा कथन सही है, जल्दी बताइएगा सर कौन सा कथन सही है। प्रदीपन की इकाई लक्स होता है, ज्योति फ्लक्स की इकाई ल्यूमेन होता है, ज्योति तीव्रता की इकाई कैंडिला होता है। उपयुक्त में से सभी सही है, उपयुक्त में से सभी सही है। सही जोड़ा नहीं है, आपको बताना है सर कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ईसीजी जो होगा सर वो रक्त से संबंधित है, गलत बात है। ईसीजी जो होगा वो आपका हार्ट से संबंधित है, किससे सर, हार्ट से संबंधित है। ओके, तो ये गलत है, बाकी सब क्या है भाई साहब, सही है। तो ईसीजी हार्ट से संबंधित है। ठीक है साथियों, तो अब जैसे कि अगर हम बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि चलिए ओके, तो हम अगर बात करेंगे कि आज है 19 तारीख, है ना, मतलब कि आज आपके लिए क्या है दोस्तों, सॉरी ओके, आखिरी तारीख है जो भी है ऑफर की। अगर हम बात करेंगे साथियों तो एमडी क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को सभी कोर्सेस पर विशेष छूट दिया जा रहा है और इस विशेष छूट का लाभ अवश्य उठाएं साथियों। ठीक है, चलिए तो हमारी मुलाकात कल फिर होती है अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।